सो फाइनली जिस न्यूज़ का हम सब वेट कर रहे थे एफआईआईस की वापसी, वो आ चुकी है एंड उसका रिएक्शन भी असर भी आज मार्केट में देखने को मिला। खास करके पीएसयू एंड डिफेंस में एंड ऑटो सेक्टर में भी ये हलचल देखने को मिली है। रेलवे सेक्टर में भी काफ़ी हलचल देखने को मिली है। एफआईआईस की बात करें तो बहुत टाइम बाद एक्चुअली सितंबर से ही लगातार जो बिकवाली चल रही थी, उनके आउटफ्लोज हो रहे थे। उसके बाद बहुत लंबे समय के बाद जो एफआईआईस की वापसी देखने को मिली है। लेकिन आपको बता दूं कि डीआईएस नहीं रुके थे। डीआईएस लगातार एवरी मंथ जितना एफआईआईस बेच रहे थे ना, उतना ही डीआईएस खरीद रहे थे। तो एक सस्टेनेबिलिटी बनाकर इन्होंने रखी हुई थी। तो चलिए अब ये एफआईआईस कितना सस्टेनेबल रहेंगे एंड अपना मार्केट और कितना आगे रिकवर करेगा, या फिर ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है, ये सब जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिए, क्योंकि इसको हम डिटेल्स में समझने वाले हैं। एंड इसके साथ ही डिफेंस सेक्टर, रेलवे सेक्टर में ये तेजी क्यों आई है एंड क्यों एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एफआईआईस अभी और आ सकते हैं या फिर अपना मार्केट यहाँ से रिकवर कर सकता है। तो इसके लिए बिना स्किप करे पूरा जरूर देखिए। हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक 24/7। सो एफआईआईस की वापसी के लिए अगर आपने ये वीडियो मेरा पोर्टफोलियो 2% पर नहीं देखा ना, तो वो देख लीजिए, क्योंकि इसका इंडिकेशन मैंने पहले ही दे दिया था कि एफआईआईस की वापसी हो सकती है एंड क्यों हो सकती है, इसके बारे में बताया था। तो वो वीडियो एक बार जरूर ही चेकआउट कर लीजिए। एंड जो भी यहाँ पर है, आपको बता दूं कि मेरा दूसरा चैनल पोर्टफोलियो 247 है। वहां पर भी रेगुलर वीडियोस जा रही हैं, कई सारे स्टॉक एनालिसिस, जैसे कि रिसेंटली सेंको गोल्ड से रिलेटेड मैंने वहां पर डिटेल एनालिसिस दी है, तो उसको जरूर ही चेकआउट कर लीजिए। सो सबसे पहले देखिए, एफआईआईस ने जो है कल के डेट की बात है 4,786 करोड़ की बाई करी है एंड वहीं डीआईएस ने 3,072 करोड़ की बाई करी है। सो टोटल 7,858 करोड़ का जो है यहाँ पर इनफ्लोज आया मार्केट में। सो ऑब्वियसली मार्केट ने यहाँ पर अपना पॉजिटिव रिएक्शन दिखाया। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करूं डीआईएस की, तो आपको बता दूं कि सिर्फ 2025 में 1.2 लाख करोड़ डीआईएस ने जो है इनफ्लोज किया है, बाय किया है। एंड वहीं सिर्फ 2024 में डीआईएस ने 5.22 लाख करोड़ तक का जो है इनफ्लोज किया था। लेकिन वहीं एफआईआईस की बात करें तो एफआईआईस ने अब तक 12 अरब डॉलर आउटफ्लोज कर दिया, यानी कि उन्होंने सेलिंग किया, जो कि करीब 1.06 लाख करोड़ बनता था। एंड वहीं 2024 में एफआईआईस ने 477 करोड़ तक का जो है आउटफ्लोज किया था। अब आप यही सोचेंगे कि डीआई जब खरीद ही रहे थे, तो फिर भी मार्केट में इतना प्रेशर था। स्मॉल कैप इंडेक्स एंड मिड कैप इंडेक्स तो सबसे ज्यादा फॉल थे, 20-20% का उनमें क्रैश देखने को मिला था। यहाँ पर आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड्स के जरिए जो है डीआईएस इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। डीआईएस की बात करें तो उसमें कई सारे और भी इन्वेस्टमेंट्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड्स भी हैं। सो म्यूचुअल फंड के पास जो है रिटेल इन्वेस्टर के जरिए एसआईपी में बहुत ज्यादा पैसा बढ़ने लग गया। मार्केट देखिए गिरता है तो दो जगह ही इन्वेस्टमेंट सेफ मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट रुक जाता है, वो सिर्फ शेयर मार्केट में रुक जाता है। शेयर मार्केट से जो लोग पैसा निकालते हैं उसको कहीं सेफ जगह लगाना पसंद करते हैं। तो पहला चला जाता है गोल्ड इन्वेस्टमेंट, जो सेफ माना जाता है, एंड दूसरा एसआईपी के जरिए लोग म्यूचुअल फंड की तरफ बढ़ जाते हैं, जिसको सेफ माना जाता है। तो आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड में जो है ये रिटेल इन्वेस्टर्स के जरिए 25,000 करोड़ रुपए मंथली बेसिस पर एसआईपी जा रहे थे। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट था। सो ऑब्वियसली रिटेल का पैसा म्यूचुअल फंड्स के पास जा रहा था, यानी कि डीआईएस के पास जा रहा था, तो धड़ाधड़ इन्वेस्ट अपना एक मंथली बेसिस पर एवरेज वो डाल रहे थे, जिससे कि मार्केट में एक सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। यहाँ पर एक डेटा मैंने शो किया है, चेकआउट आप कर सकते हैं। 2024 से 2025 तक का ये डेटा है, डीआईएस का डेटा है कि डीआईएस ने कितना कितना खरीदा है। सो सबसे ज्यादा खरीदारी देखिए, जब अक्टूबर में एफआईआईस ने सबसे ज्यादा 1 लाख करोड़ का सेल किया था, वहीं पर डीआईएस ने 1 लाख करोड़ प्लस यहाँ पर बाई भी किया। एंड फिर जनवरी 2025 में 86,592 करोड़ तक डीआईएस ने खरीदारी किया। अभी सिर्फ फरवरी का ही डेटा दूं तो 33,000 समथिंग करोड़ जो है डीआईएस ने यहाँ पर खरीदा है। एंड आपको बता दूं कि डीआईएस का आगे इन्वेस्टमेंट स्लो हो सकता है, लेकिन ये बंद नहीं हो सकता है, क्योंकि डीआईएस ये हमेशा एसआईपी के थ्रू जो है मंथली बेसिस पर अपना जो है इन्फ्लोस करते रहते हैं, जो मार्केट को सस्टेन बनाता है। अब देखिए पीएसयू इंडेक्स, रेलवे इंडेक्स, डिफेंस की जो स्टॉक्स है उनमें अच्छी खासी तेजी रही। तो इसमें ये तेजी क्यों आई है, सिर्फ एफआईआईस की वापसी क्यों? अब देखिए एफआईआईस की वापसी से मार्केट बूस्टअप किया, क्योंकि मार्केट देखिए तभी बढ़ता है जब उसमें इनफ्लोज होते हैं, एंड मार्केट तभी गिरता है जब उससे आउटफ्लोज होते हैं। लेकिन अभी आउटफ्लो से तो लगातार मार्केट गिर रहा था, अभी इनफ्लो से मार्केट सडन बूस्ट कर गया। अभी एफआईआईस की वापसी अचानक से क्यों आ गई? एफआईआईस तो लगातार बेच रहे थे। जब मैंने वीडियो दी थी कि एफआईआईस की वापसी हो सकती है, तो उस पर बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस ये भी आए थे कि ऐसा नहीं होने वाला है, वो नहीं आएंगे, अपना मार्केट ऐसा है वैसा है ये वो। तब ये सडन एफआईआईस की वापसी क्यों हुई, अब इस पर डिस्कस करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो एफआईआईस की वापसी इसलिए आई है क्योंकि अपनी इंडियन गवर्नमेंट उनको अट्रैक्ट करने के लिए कई सारी पॉलिसीज बना रही है, जो है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। सो गवर्नमेंट ने जो है एफडीआई पॉलिसी को बढ़ावा दिया है, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आने के चांसेस और बढ़ सकते हैं आगे।
एंड इसी वजह से आज मार्केट ने बूस्टअप किया। मार्केट ने किया, लेकिन खास करके डिफेंस सेक्टर एंड डिफेंस सेक्टर में ही ये बूस्टअप क्यों आया एंड एफडीआई पॉलिसी से इसको ही क्यों ये जो है रिकवरी मिली या फिर 10 से 11% की तेजी देखने को मिली। जैसे कि बताती हूँ, मैज़गन डॉक 11% तक बढ़ा, कोचिन शिपयार्ड में 7 से 8% की तेजी देखने को मिली, एचएल जैसे शेयर में 3 से 4% की तेजी रही, बीएल 4 से 5%, बीडीएल में 5 से 6%, वहीं पारस डिफेंस जैसों में 7 से 8% की तेजी देखने को मिली। ऐसा क्या हुआ? अभी एफडीआई पॉलिसी में क्या है? वही सेम रेलवे सेक्टर में आरबीएनएल में 12% तक तेजी देखने को मिली, इरकन में 7 से 8% एंड आईआरएफसी वहीं 4 से 5% का जंप दिखाया। तब ये गवर्नमेंट की एफडीआई पॉलिसी। एफडीआई पॉलिसी सबसे पहले ये है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इस पॉलिसी को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट आ सके। अब देखिए, इसके कई सारे फायदे हैं इस पॉलिसी में। इस पॉलिसी में कई सारे इंप्लीमेंटेशंस किए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो बजट अनाउंसमेंट हुई थी, तो उसमें आपने सुना होगा कि एफडीआई की जो पॉलिसी है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसकी एक लिमिटेशन थी 74%, जिसको बढ़ाकर 100% कर दिया गया ताकि और ज्यादा इन्फ्लोज हो सके अपने इंडियन मार्केट में, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा आ सके। अब देखिए, एफडीआई आने से इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है बूस्ट होता है। इसमें कई सारी चीजें हेल्प मिलती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर काम होता है, सस्टेनेबिलिटी बनती है एंड इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि फॉरेन कनेक्टिविटी बढ़ाता है, फॉरेन में प्रोडक्शंस एंड जो भी चीजें होती हैं बनती है हमारी, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ से बेनिफिट करके इन्हीं पैसों को फॉरेन में लगाया जा सकता है। तो ऐसी कई सारी चीजें, तो इसी पॉलिसी को बढ़ाया जा रहा है ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके। अब ये मेनली डिफेंस सेक्टर के लिए किया जा रहा है। अब डिफेंस सेक्टर के इसी अनाउंसमेंट की वजह से डिफेंस सेक्टर में तेजी देखने को मिली। सो डिफेंस सेक्टर के लिए जो है ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की एक तो मंजूरी दी गई, इसमें उनकी जो है इनफ्लो ज्यादा से ज्यादा आ सके। कि एफडीआई पॉलिसी को बढ़ाने का डिफेंस सेक्टर के खास करके क्यों किया गया, ताकि डिफेंस टेक्नोलॉजी के प्रोडक्शंस, उनके डेवलपमेंट्स को बढ़ाने के लिए इनकरेज किया जा सके। डीडीपी यानी कि डिफेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने इसी एफडीआई पॉलिसी में डिफेंस सेक्टर में जो है अट्रैक्शंस करने के लिए, जो इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए इम्प्लीमेंटेशन किया। क्यों? क्योंकि इस पॉलिसी से आत्मनिर्भर भारत के तहत यहाँ पर बूस्टअप मिलेगा एंड जो डिफेंस सेक्टर है इसको इंडिपेंडेंट बनने में भी हेल्प मिलेगा। जैसा कि हम प्लान कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के तहत डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, एक्सपोर्ट्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, तो ये एफडीआई पॉलिसी के तहत ही हो सकता है एंड ये पॉसिबल है। इसी वजह से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने 2 डिफेंस कॉरिडोर स्टेब्लिश भी किए हैं, पहला तमिलनाडु में एंड दूसरा उत्तर प्रदेश में, ताकि इंडस्ट्रीज को जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा सके। एंड इसी वजह से एफडीआई पॉलिसी को बढ़ावा देने से ही, इसी वजह से डिफेंस सेक्टर में, रेलवे सेक्टर्स में ये बूस्टअप मिला है। क्योंकि डिफेंस कॉरिडोर की बात तो अभी मैंने बताई, लेकिन रेलवे कॉरिडोर की भी तो बात हो रही है, तो इसी वजह से ये सारे बूस्टअप देखने को मिल रहे हैं। एंड ये पीएसयू में भी और जा सकते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में जो है ये बूस्टअप आगे हम देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्टिव बनाया जा रहा है, जिस वजह से एफआईआईज की वापसी हमें देखने को मिल रही है। ये तो था पहला रीजन। अब मैं दूसरे रीजंस की बात बताती हूँ कि जिस वजह से एफआईआईज की वापसी आ रही है या फिर अपने मार्केट में एक बूस्ट अप या फिर और ज्यादा इनफ्लोस, यानी कि इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ सकती है। अब ऐसा क्यों? जो ब्रोकरेज फर्म हाउसेज अपने मार्केट को ओवर वैल्यूड बताकर लगातार बिकवाली बढ़ा रहे थे, सेम वही ब्रोकरेज फर्म हाउसेज अब अपने मार्केट को अट्रैक्टिव बताकर इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। जैसे कि मॉर्गन स्टैनली ने अपने अभी रिसेंट रिपोर्ट में बताया है कि अपना इंडियन मार्केट बहुत इमर्सिंग है एंड ये बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पर है, सो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने पर इन्वेस्टर्स को बहुत बेनिफिट मिलेगा। इस तरीके से इनकी अपडेट्स आ रही है, जो कि अभी कुछ टाइम पहले लगातार मार्केट को गिराने के लिए लगे हुए थे। अब यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि अपना मार्केट पहले ओवरबॉट जोन में था ऑब्वियसली, तो लगातार सेलिंग बढ़ रही थी एफआईआईज भी, इसीलिए क्योंकि रुपए डेप्रिसिएशन हो रहा था, कई सारी चीजें, इकोनॉमिकल बूस्टअप नहीं था, बहुत सारा प्रेशर था, ऊपर से टैक्स रेट्स एंड ऑल सब कुछ चल रहा था। तो ऐसे में एफआईआईज को बेनिफिट नहीं दिख रहा था। मेन रीजन था वैल्यूएशन कंसर्न, स्मॉल कैप एंड मिड कैप सबसे ज्यादा ओवर प्राइस्ड हो चुके थे, तो अपने मार्केट से उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की। मेन रीजन क्या था? वो धड़ाधड़ प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे, क्योंकि कोविड के बाद लगातार मार्केट ने बूस्टअप दिखाया, अपने स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया इंडियन मार्केट में। अब क्या है कि निफ्टी की बात करें, अपने मार्केट की बात करें, तो ये 10 साल के एवरेज वैल्यूएशन से भी नीचे आ गया है, यानी कि अब ये ओवरबॉट जोन में हो गया है। ओवरबॉट जोन यानी कि जरूरत से ज्यादा सेलिंग हो चुकी है एंड मोस्टली स्टॉक अंडर वैल्यूएशंस हैं। सो यहाँ पर ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी ही दिख रही है सबको। दैट्स वाई एफआईआईज वापस भी आ रहे हैं एंड आगे भी आ सकते हैं। एंड इसीलिए डीआईज ने कभी भी जो है उन्होंने बिकवाली नहीं, वह उन्होंने खरीदारी ही की अपने इंडियन मार्केट में, इसीलिए म्यूचुअल फंड अपनी एसआईपी लगातार कर भी रहे हैं। सो यही होता है, पहले आपको डराया जाता है, घबराया जाता है, ताकि आप पैनिक करके बेचें, मार्केट और ज्यादा गिरे एंड उसके बाद वही अपॉर्चुनिटी मिले तो बड़े इन्वेस्टर हाथ मारे
क्योंकि आपका तो नुकसान हो जाएगा एंड वही बेनिफिट बड़े बड़े इन्वेस्टर उठा सके। तो इसीलिए कहा जाता है कि इधर-उधर की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना देकर मार्केट को समझिए, रिसर्च कीजिए, जिस स्टॉक में आपका इन्वेस्टमेंट है उस पर रिसर्च कीजिए, ताकि क्या करना है, पेशेंस बनाने से ही मार्केट में जो है हमेशा ही वेल्थ बना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये जो आप पैनिक करते हो, वो ना करें। हाँ, आपको बता दूँ कि ये जो आपको आज का तेज़ी राइज़ देखने को मिला है, ज़रूरी नहीं है कि अभी लंबा चलेगा। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी भी रहेगी, ये उतार-चढ़ाव आपको अभी कुछ टाइम देखने को मिलेगा। जब तक हम अपने इंडियन मार्केट का जो अर्निंग ग्रोथ है, यानी कि क्वार्टर 4 अब जब तक सस्टेन नहीं होता है, तब तक ये पॉज़िटिविटी में भी इस तरीके से ना मिले, यानी कि स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, बीच में अप डाउन्स आपको मिलेंगे। तो इस चीज़ का बिल्कुल ही ध्यान रखिए। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए नीडफुल हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।